हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, आप समय निकालकर हमारे विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करें। और इन्होंने इनके बिजी शेड्यूल से आप सभी विद्यार्थियों के लिए समय निकालकर यहाँ पर आए, तो एक बार फिर से इनका जोरदार तालियों से तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि 8 बजे का समय आपको दिया गया था। मैं अच्छा माइक आपको भी देंगे जी, आपसे भी बातचीत करेंगे भाई साहब। तो मैं डीके सर से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हर मैदान फतेह, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए डीके सर से ही अनुरोध करूंगा कि एक बार रोज मोटिवेट करते हैं, थोड़ा बहुत और विद्यार्थियों को अपने आशीर्वचन। सब बढ़िया है ना? वो तो कहीं ऐसी से भी नहीं होती तुम्हारी, तुमने सोचा कि ऐसी कैसे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो।
सीधी सीधी बात है, अपन क्लास में मिलते रहते हैं, जिस उद्देश्य से यहाँ आए उसको पहले पूरा करें। तो सर जितनी देर तक बोले ना अच्छे से सुनना है, भी किसी से कुछ पूछना हो ना तो वो भी मौका दिया जाए, किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछने का, रात को जल्दी नींद आ जाए, मोबाइल को कैसे छोड़े, कोई गुटखा खाता हो तो उसको कैसे छोड़े, तो सबका सबके समाधान है इनके पास कि जो भी यूज नहीं करना। ठीक है, धन्यवाद। लो तो जोरदार ताली से स्वागत करें। ये किसने कहा है? डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने। बुलाती है मगर किधर जाने का नहीं, ठेके की तरफ, है ना। राहत इंदौरी साहब कहते हैं, एक बड़े मकबूल हिंदुस्तान के बड़े मारूफ शायर हुए, इंदौर से ताल्लुकात रखते हैं। उनका एक लड़का है सफदर इंदौरी, बड़े शायर हैं। वह कहते हैं, शुरुआत उन्हीं की पंक्तियों से करता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर नदियां। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर नदियां। तो आप यहाँ पर नदी पार करने आए हो, न कि नदी के अंदर नहाने न डूबने। तो जिंदगी के अंदर दरअसल कई तरह की समस्या आएगी। थोड़ा सबसे पहले इस अकेडमी के बारे में मैं बता देता हूँ कि एक ऐसा लड़का, मैं ज्यादा जिस विषय पे आप सहज हो उसी विषय पे बात करना चाहूंगा। एक करवर गांव से निकला एक छोटा सा लड़का जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से स्कूल में पढ़ाना शुरू करता है, जिसका ड्रीम तो कहीं बड़ा होता है कि मुखर्जी नगर के अंदर जाकर, दिल्ली में जीटीबी मेट्रो स्टेशन के पास जाकर, बत्रा सिनेमा के बगल में रहकर आईएएस की तैयारी करूं। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, तो 1 घंटे के हिसाब से 100 रुपए 200 रुपए में पढ़ाना शुरू करते हैं। और पढ़ाते 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 आज वो बूंदी नहीं, टोंक नहीं, कोटा नहीं, पूरे राजस्थान में बड़ा नाम बनता है। फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले टीचर बनते हैं। उन सर का नाम क्या होता है? तो कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो जिन लोगों के पास जिद होती है, जुनून होती है, वो डिग के सर से सीख सकते हो कि 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से पढ़ाने वाला आज टॉप बूंदी, कोटा, वरण पूरे राजस्थान का नंबर 1 एजुकेटर हो सकता है फिजिक्स के अंदर। तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? तो आप लोगों को यहाँ पर आके बूंदी में आकर क्या करना है? केवल मेहनत करनी है, न कि मोबाइल चलाना है। मोबाइल इतना सा चलाओ जितना सा ही आपके लिए यूटिलाइज हो, क्योंकि दरअसल जो मोबाइल कंपनियां बनाती है, जो डेटा देती है, उनके लिए आप कस्टमर हो, तो आपकी एनर्जी वो ड्रेन करते हैं। जब आप उसको देखते हो, उसको हाथों में लेते हो, उसकी तरफ आंखें गड़ाते हो, तो आप उनके कस्टमर को आपको यूज करती है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। तो इस एनर्जी को बचा के रखना है और इस एनर्जी को किताबों में लगा के रखना है। क्योंकि कहीं जॉन एलिया साहब कहते हैं कि जो तुम आओगी, आपको क्या कहना है, एक पंक्ति याद रखना है। जॉन एलिया पाकिस्तान के बड़े अच्छे शायर हुए, अमरोहा में जिनका जन्म हुआ, बाद में पाकिस्तान चले गए। वो कहते हैं कि जो तुम आओगी, मुझे खोया हुआ ही पाओगी, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरा कमरा सजाने की तमन्ना तुम्हें बहुत है, लेकिन मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, और आपको अपने कमरे में केवल किताबों से दिल लगाना है। क्योंकि अगर बेवफा भी निकलेगी किताबें तो आपकी जिंदगी बनाकर छोड़ेगी। क्योंकि आज जितने भी उदाहरण आप ले सकते हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनको पानी तक नसीब नहीं होता था, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आगे जाकर हिंदुस्तान का 2 बार कानून मंत्री बनते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, और जिन्होंने 22 MA की, 8 PhD की, जिनके नाम पर कई सारे संस्थान का नाम होता है, जिनके नाम पर कई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं। तो शिक्षा वो चीज है, क्योंकि वो कहते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो एक बार दहाड़ के बताओ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जिंदगी में 4 पंक्ति याद रखना, मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने खोलूंगा कि हालात के आगे कि टूट जाए तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, टूट जाए तारा तो जमीन पर नहीं गिरता,
हालात के आगे कभी सिकंदर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, पर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो आपको कभी हालात के आगे नहीं झुकना। विपरीत परिस्थिति आएगी आपके जीवन के अंदर। बच्चियां यहाँ पर पढ़ने आई है, उनके लिए गांव वाले कहेंगे कि अरे क्यों बेटी को पढ़ने रख दिया, ये तो बिगड़ जाएगी, उसकी लड़की भाग गई, फलाने की लड़की भाग गई। तो बेटियों जिंदगी में एक बात याद रखना, कहीं रेहाना रूही लिखती है कि दिल को बहलाने का अरमान न समझा जाए, मुझको इतना भी आसान न समझा जाए, और मैं भी बेटों की तरह हक मांगती हूँ, इसको बगावत का ऐलान न समझा जाए, इसको बगावत का ऐलान न समझा जाए। एक छोटे से गांव से इसी तरह एक बेटी अरोज से निकलकर, एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे राजस्थान में गोंदी जिले का परचम लहराती है, उस बेटी का नाम निधि जैन होता है। ऐसी लाडली बेटी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो लोग कहते हैं कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, तो घर से बाहर नहीं दिन निकलना चाहिए, तो ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है। और एक नोबेल पुरस्कार विजेता कहती है कि जिस देश की आधी आबादी घरों में बैठकर काम करेगी, वो देश कभी विकासशील से विकसित नहीं हो सकता। तो जितने भी डेवलप कंट्री हैं, चाहे यूएसए की बात करें, चाहे इंग्लैंड की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे जापान की, चाहे सिंगापुर की, वहाँ की सब महिलाएं वर्किंग हैं। कोई ऑफिस में काम करती है, कोई ऑफिसर है, कोई पुलिस के अंदर है। तो आप लोगों को जागृति लानी है, तो माँ बाप को समझाना है। अब एक्चुअली दरअसल की जो उम्र होती है 15 से 18 20 की, इट्स वेरी सेंसिटिव एज, काफी सेंसिटिव एज होती है। तो आपको बहकना नहीं है, थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंसी लानी है। आईक्यू सबके पास होता है, लेकिन आपको ईक्यू लेके आना है। अपनी जो संवेदना है, अपने जो इमोशन है, उन पर कंट्रोल रखना है। और आपके माँ बाप ने आप पर विश्वास किया है, साइंस एकेडमी में आपको भेजा है, तो उनके सपनों पे खरा उतरना है। नहीं तो फिर अगर कोई एक बेटी गलती करती है, तो उसकी वजह से हजारों बेटियां सफर करती हैं। तो जहन में ये बात रख के चलो। जब टीना डाबी आईएएस की टॉपर बनती है, उसकी बहन रिया डाबी दूसरे साल 8वीं रैंक मारती है यूपीएससी के अंदर, तब लोगों को लगता है कि बेटियां भी कमाल करती है। ईरा सिंघल जब यूपीएससी की टॉपर बनती है, जब किरण कौशल यूपीएससी की टॉपर बनती है, तब लगता है, जब मुक्ता राव आरएस की टॉपर बनती है, तब लगता है कि बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। तब कहीं 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि जागीरदार जमीन के रोक न पाए उड़ान को, और कल्पना सुनीता ने छू लिया आसमान को। तो कल्पना सुनीता की तरह आप लोगों को आसमान छूना है, तो आप यहाँ आए हो साइंस एकेडमी के अंदर। तो जैसा डिक्के सर कहते हैं, जैसा पंकज सर कहते हैं, उनके मुताबिक आपको चलना है। क्योंकि दरअसल इन्होंने अपने जीवन के कहीं 10 साल 12 साल इस शिक्षा के क्षेत्र में खपाए हैं, तब जाके आप लोगों के लिए गाइड करते हैं। एजुकेशन का क्या महत्व है, कुछ 8 पंक्तियां जो मैं निवेदित करना चाहता हूँ कि ज्ञान मिला तो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि जैसे संत बने। रत्नाकर एक डाकू का नाम हुआ करता था, बाद में उनको किसी गुरु ने समझाया, किसी शिक्षक ने समझाया, तो वो व्यक्ति आगे जाके वाल्मीकि बनता है, जो कि रामायण की रचना करते हैं। कि शिक्षा मिली तो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि जैसे संत बने। प्रेरणा पाकर कालिदास, प्रेरणा पाकर मूर्ख कालिदास ज्ञानी अनंत बने। उनकी पत्नी विद्योत्तमा थी, वो मूर्खतापूर्ण बातें किया करते थे, कुछ काम नहीं करते थे। तो उनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था, कालिदास जी की पत्नी का नाम। तो उन्होंने कहा कि घर पे बैठे रहते हो, कुछ काम करो, कुछ अच्छा करो, ताकि लोग तुम्हें जाने। तो पत्नी ने, क्योंकि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बेटी हो। तो प्रेरणा पाकर पत्नी से मूर्ख कालिदास ज्ञानी अनंत बने। जब पुस्तक जीवन में दस्तक देती है, सीना तान चलने को गर्वित मस्तक देती है। और भूगोल इतिहास, भूगोल राजनीति पढ़कर भी इतिहास बनाया जाता है, और सफलता का नया आकाश बनाया जाता है। तो ये शिक्षा की ताकत होती है। और कालिदास कभी मूर्ख कहलाते थे, बाद में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूतम जैसे काव्यों की रचना की, उसे कालिदास कहते हैं। और एक कहानी, एक ऐसी बेटी के बारे में, मैं थोड़ा बेटे के विषय पर आ गया, फिर मैं लड़कों की बात करूंगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। एक ऐसी लड़की, थोड़ा सा आपकी तन्मयता चाहता हूँ, एक ऐसी लड़की नेशनल वॉलीबॉल की प्लेयर होती है, मात्र उसकी उम्र होती है 20 साल। वो सुल्तानपुर के एक छोटे से कस्बे से आती है, अम्बेडकर नगर। वहां से ट्रेन पकड़ती है पद्मावती एक्सप्रेस दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि उसका कल टूर्नामेंट था। उसने गले में सोने की चेन पहन रखी थी। तो वहां पे बीच रास्ते के दरमियान कुछ चेन स्नेचर आते हैं, जो लुटेरे होते हैं चेन छीनने के लिए। वो चेन छीनने आते हैं, तो वो लड़की बहादुर थी, हौसला था, खिलाड़ी थी, तो हार न मानने की भावना उसके अंदर थी। तो उन लुटेरों ने क्या किया, उसने जैसे चेन खींचने की कोशिश की,
लड़की ने प्रतिरोध शुरू किया तो उन लड़कों ने उसके धक्का मार दिया, वो नीचे गिर गई चलती ट्रेन से। लड़की बेहोश हो गई। दूसरे दिन उसको होश आता है। जब होश आता है उस लड़की को तो वो देखती है कि उसका एक पैर पूरा कटा हुआ है और जो पैर कटा हुआ था उस पर घाव लगा हुआ था और उस पर चींटियां कीड़े उसको खा रहे थे। वो लड़की फिर देख के थोड़ी घबरा जाती है। फिर दूसरे दिन जो ट्रैकमैन होते हैं रेलवे के, वो आते हैं, देखते हैं एक लड़की पड़ी हुई है। उसके बाद वो अपना परिचय देती है कि मैं नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। उसको एम्स हॉस्पिटल दिल्ली लेकर जाया जाता है। वहाँ पे 4 महीने बाद पता लगता है कि ये लड़की अब कभी ओरिजिनल पैरों से, अपने जो प्राकृतिक पैर हैं उनसे चल नहीं सकती, तो उसके प्रोस्थेटिक लेग लगाई जाती है, प्लास्टिक का एक पैर लगाया जाता है। तब कुछ लोगों ने बातें बनाई कि ये शायद बिना टिकट की यात्रा कर रही थी, इसलिए इसको ट्रेन से डर से टीटी आ गया था, इसलिए नीचे कूद गई है। कोई किसी ने कहा कि शायद शी वांटेड टू कमिट सुसाइड। तो इस तरह की बातें उसके बारे में जब हुई तो उस लड़की का एक सपना था, जितनी की जो लोग मेरे से कह रहे हैं मैं उनको बातों से नहीं अपने काम से जवाब दूंगी। वो लड़की एक सपना देखती है और नेपाल जाती है और हिंदुस्तान की पहली महिला पर्वतारोही वो बछेंद्री पाल से मिलती है। उससे कहती है कि मैडम मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है, जिसकी ऊंचाई विश्व में सबसे ज्यादा है, 8,850 मीटर जिसकी हाइट है, 2900 फीट जिसकी हाइट है, मुझे वो फतेह करनी है। वो बछेंद्री पाल कहते कि तो पागल हो गई, यहाँ पर हम जैसे लोग नहीं चढ़ पाते, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, -डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो कैसे चढ़ पाएगी एक पैर के सहारे, वो भी प्रोस्थेटिक लेग के सहारे। फिर बछेंद्री पाल ये भी कहती है कि अगर तूने ये मन में सोच लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आधी जीत तो तूने यही हासिल कर ली, आधी फतेह तो यही हासिल कर ली। वो बछेंद्री पाल से प्रशिक्षण लेती है, एक नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसके अंदर प्रशिक्षण लेती है और अपनी चढ़ाई शुरू करती है। धीरे धीरे जब वो देखती है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हुए कि कुछ लोग बीच रास्ते में गिर गए, कुछ लाशें देखती हैं, उसका पैर बार बार फिसलता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। एक शेरपा उसको मिलता है बीच में, कह रहा है कि बेटी वापस चली जा, तू नहीं चढ़ पाएगी, तेरे दूसरी टांग भी टूट जाएगी, तो मर जाएगी, वापस चली जा। लेकिन वो कोशिश करती है, बर्फ के टुकड़े हटाती है, पैर रखती है, फिर कोशिश करती है और एक दिन 8,850 मीटर की ऊंचाई पर जाकर कहती है यस मैंने तुझे जीत लिया, मैंने माउंट एवरेस्ट को जीत लिया। वो लड़की वहां से तिरंगा लहराती है एक पैर के सहारे और पूरी दुनिया की एक ऐसी दिव्यांग महिला बनती है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। आप क्या उस लड़की का नाम मुझे बता सकते हो? रेज योर हैंड्स। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए अगर किसी को पता हो। और सुनो, उसके बाद भी वहां भी नहीं रुकती है, उसके बाद केटू गार्डिनास्टी, कंचनजंगा, अर्जेंटीना की एकांकागुआ, अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप के एल्ब्रस और अंटार्कटिका की विंसन पर्वतमाला को फतेह करती है और भारत सरकार उसके काम से खुश होकर उसको अर्जुन अवार्ड देती है और पद्म श्री देती है और वो बेटी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराती है। उस बेटी का नाम बता सकते हो? और बता सकता है उस लड़की का नाम जिसको अर्जुन अवार्ड मिला, पद्म श्री मिला? उसके ऊपर जाने कितने मोटिवेशनल स्पीकर ने वीडियो बनाए और वो खुद अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। उसका नाम होता है अरुणिमा सिन्हा। उस बेटी का नाम क्या होता है? अरुणिमा सिन्हा। तो एक ऐसी लड़की जिसका पैर कट गया, उसके बाद सपना देखती है जिद और जुनून और आशा के बदले कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, करके दिखाती है। आप लोगों को 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते? अगर आप यहाँ पर आए हो, आपको मौका मिला है। गांव के अंदर महिलाएं 4 बजे उठती हैं, फिर अपना काम शुरू करती, रात को 10 बजे सोती। यहाँ पे कोई काम नहीं दे रहा आपको कि आप वहाँ खेत पे जाइए, चारा लेकर आइए, ये सफाई कीजिए, झाड़ू पोछा कीजिए। आपको थोड़ा वक्त मिलता है यहाँ पर। आपको खेतों में सिंचाई करने नहीं जा रहे यहाँ पर कि जाओ चारा लेकर आओ, पान करके आओ, नहीं ना? तो फिर आप यहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? बेटा जिंदगी बड़ी नाजुक चीज है, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस देश के अंदर पढ़ने का मौका हमारे माँ बाप को नहीं मिला। ऐसी कमरों के अंदर, ऐसे हॉल के अंदर लोग लाइन ट्रेन के अंदर पढ़कर इस देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री होता है। और इस देश में अखबार बांटने वाला, अखबार बेचने वाले का बेटा अब्दुल कलाम बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? इस देश में एक ऐसा उदाहरण देता हूं मेरे गांव के बगल का, जिसपे आपको फख्र होगा। एक ऐसा लड़का
जो पॉलिटेक्निक करता है, फिर बीटेक करता है, उसके बाद 15,000 में मुंबईडा में नौकरी करता है एफएसएस सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, जिसके पिताजी कचौड़ी बेचते हैं, 200 रुपए रोज के कमाते हैं। कितने? 200 रुपए रोज के कमाते हैं। उसकी माँ चूड़ियां बेचती है। उसके गांव वाले कहते हैं कि सारा पागल हो गया, क्योंकि वो लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, प्रीलिम्स फेल हो गया उसका, नौकरी भी छोड़ दी। पिताजी 200 रुपए रोज कमाते हैं, माँ चूड़ियां बेचती है। उसके गांव वाले समाज वालों ने कहा कि क्या कर रहा है, पागल हो गया, आईएएस तो बड़े लोग बन पाते हैं, करोड़पतियों के बेटे बन पाते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं वो लोग पढ़ पाते हैं। वो लड़का फिर दोबारा प्रयास करता है और उसका एक संस्थान होता है जीतो जैन समाज का, वो उसको फाइनेंशियल रूप से उसकी हेल्प करते हैं। लड़का फिर दोबारा एग्जाम देता है, मेहनत करता है और दूसरे प्रयास में हिंदी मीडियम का टॉपर बनता है, 173 रैंक हासिल करता है, प्रॉपर आईएएस बनता है और बूंदी जिले का पहला प्रॉपर आईएएस बनता है सीधा यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू। उस लड़के का नाम होता है अंकित कुमार जैन, जो मेरे गांव करवर से जरखोदा लगभग 8 किलोमीटर दूर है, वहां से आता है, एक छोटे से गांव से। आज को अगर कभी मौका मिले आपको तो उसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान है। कई लोग अपने आप को महान बताने के लिए कह देते हैं कि मेरे पिताजी तो गरीब थे, मेरे पिताजी खेती करते हैं। कई बार ऐसा बड़ा चला के पेश किया जाता है इमोशनल अटैचमेंट लेने के लिए, इमोशंस लोगों को जीतने के लिए। तो जब एक कचौड़ी समोसा बेचने वाले का लड़का आईएएस बन सकता है, हम लोग सोचते हैं कि यार यूपीएससी का तो गेम तो 5 साल का है, काफी पैसा लगता है, बड़े लोग आईएएस आईपीएस के लड़के बनते हैं, जजेस के लड़के बनते हैं, जबकि एक कचौड़ी समोसे बेचने वाले का लड़का आईएएस बनता है, तो आप लोग क्यों नहीं? जब एक रिक्शे वाले का बेटा गोविंद जायसवाल आईएएस बन सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? पिछले साल का टॉपर ब्रज जयप्रकाश मीणा में भीलवाड़ा में एडीएम लगा हुआ है, जिसकी 83 रैंक आती है। एक छोटे से अध्यापक का लड़का जिसके घर पे अच्छे से लेटरिन बाथरूम के लिए मैं जाके आया, उसके घर पे बहुत साधारण सा परिवार है, जिसके पहले आईआरएस था, पिछले साल हिंदी मीडियम का टॉपर बनता है। अभी भीलवाड़ा में एडीएम में 2 साल बाद डीएम बन के हो सकता है गोदी के अंदर आ जाएगी। तो आप लोग क्यों नहीं? ऐसे अनगिनत उदाहरण आप लोगों के सामने मिलेंगे। तो बेटाओ, आपको साइंस एकेडमी में मौका मिला है, दिनेश सर जैसे मेहनती टीचर, पंकज सर जैसे एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे आपके मेंटर अगर आपको मिले हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन आप लोगों को करना है। एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कहानी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। सुनना चाहते हो तो एक बार जोरदार ताली बता के। हरिवंश राय बच्चन की कविता है कि अग्निपथ। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बने या बड़े, एक पत्र छाह की मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो कर शपथ कर शपथ कर शपथ। शपथ करो एक बार कि हम हमारे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि जहर भी अमृत बन जाता, मीरा सा समर्पण हो और पत्थर भी गुरु बन जाता, एक लव्य सा वंदन हो, होले होले कदमों से शिखर छू लिया एडमंड हिलेरी ने, और राम सेतु को कण कण सोच दिया यहाँ गिलहरी ने, और जंगल की आग बुझा सकता चिड़िया का चोंच भरा नीर यहाँ, और नीर खींच कर सदा इतिहास रचाते वीर यहाँ। तो आप लोगों को जब एक चिड़िया चोंच में पानी लेकर इस उम्मीद से जाती कि जंगल में आग लगी हुई है, सब लोग देखते हैं, लेकिन वो चोंच भर के पानी डालती क्योंकि वो उसका काम कर रही है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि मैं कुछ सहयोग कर रही हूँ। राम सेतु के अंदर एक गिलहरी रेत के कण डालती है। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था कि लोगों ने कहा कि तू क्या कर रही है? नलनील ने कहा कि मैं अपना योगदान दे रही हूँ। तो आपको अपना 100% देना है इस समाज के लिए, माँ बाप के देश के लिए, ताकि एक अच्छे सशक्त नागरिक यहाँ से निकलो। अब्दुल कलाम साहब की कहानी सुनाना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम साहब एक मल्लाह के बेटे थे। मल्लाह समझते हो? केवट, जो समुद्र के किनारे नाव चलाते हैं, मछुआरा, उसके बेटे थे। तो उनका एक सपना था कि मुझे एयरफोर्स के अंदर पायलट बनना है। तो इस दरमियान एफकेट की प्रिपरेशन होती है। आर्थिक हालात का सामना करने के लिए पत्नी अपनी बहन के गहने बेच देते हैं, माँ के गहने बेच देते हैं और एफकेट का एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं।
और पायलट बनने का उनका सपना अधूरा रह जाता है। इससे दुखी होकर वो ऋषिकेश आश्रम जाते हैं। ऋषिकेश आश्रम में एक चट्टान के बगल में खड़े रहते हैं। एक शिवानंद आश्रम वहां पर था। वहां पे खड़े होकर सोच रहा था कि मैं फेल हो गया, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं मेरे माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरे समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। वहाँ एक ऋषि गुजरते हैं, शिवानंद जी जिनका नाम होता है। उन्होंने कहा कि बेटा निराश क्यों है, उदास क्यों है, हताश क्यों है? वो कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे लग रहा है ये जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है, नीरस है। तो शिवानंद बाबा की एक बात अपने जहन में ध्यान रख लेना प्लीज, आई वॉन्ट योर अटेंशन। शिवानंद जी की एक बात कहते हैं कि बेटा अगर तेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भगवान ने तुझे किसी और बड़े काम के लिए चुना है, तो किसी दिन और बड़ा नाम हासिल करेगा। तो जो व्यक्ति 23 साल की उम्र में पायलट नहीं बनता वो बाद में चलकर तीनों सेनाओं का चीफ बनता है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के चीफ बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, पीपल प्रेसिडेंट बनते हैं। उनका नाम होता है डॉक्टर अब्दुल कलाम। पायलट बनना चाहते थे, 70 साल की उम्र में एयरफोर्स के चीफ उनको सुखोई और मिराज विमान उड़ाना सिखाते हैं। वो व्यक्ति भारत को धनुष, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें देता है। DRDO के मिसाइल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हैं और भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न करते हैं। 1998 में पोखरण में एक धमाका करते हैं जिससे पूरी दुनिया दंग रह जाती है। उनका नाम होता है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो एक कविता जो अमिताभ बच्चन ने एक पिंक मूवी के अंदर गाई, जिसे मेरे मित्र तनवीर गाजी ने लिखा कि तू खुद की खोज में निकल। कभी आपको लगे कि जीवन में हताशा है, जीवन में निराशा है, तो इन पंक्तियों को बार बार गुनगुनाना कि तू खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है? तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू। तुम्हारे ऊपर बेड़ियां लिपटी हुई है कि तू हिंदी मीडियम का है, तू गाँव से आता है, तू गरीब परिवार से आता है, तुम्हारी माँ तो खेती करती है, तुम्हारे पिता खेती करते हैं, बेलदारी करते हैं, तो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ लो इनको वस्त्र तू, बिगाड़ लो बेड़ियां बना लो इनका शस्त्र तू। और भगवान और माँ सीता से एक बात सीखना कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी, पाप योग हक नहीं ले परीक्षा तेरी। कोई आपको प्रश्न उठाता है, जिसको कहना है कहने दो। कोई आपको हो सकता है कि बच्चलन है, कहता है कि लड़का अय्याशी करता है, नशा करता है। आप अपना जमीन मत मरने देना, अपने प्रति 100% ईमानदार रहना, क्योंकि ये समाज है, गांव के लोग हैं, पड़ोसी ये कहेंगे, क्योंकि उनको डर है कि आपसे आगे निकल सकता है। अगर आप उससे आगे निकल गए तो आप उससे दबके नहीं रहोगे, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी, पाप योग को हक नहीं ले परीक्षा तेरी। और चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, जो तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। और जलाकर भस्म कर्म से जो क्रूरता का जाल है, तो आरती की लो नहीं तो क्रोध की मसाल है, तो खुद की खोज में निकल। तो किसने हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो आप लोगों को अपने वजूद की तलाश करनी है। आप लोगों को ये फील करना है कि मैं 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, मैं 10वीं के बाद कौन से फील्ड में मुझे जाना है, मुझे आर्ट्स लेनी है या साइंस लेनी है। ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। दरअसल अगर कोई बच्चा काफी अच्छा है, जिसके 90+ % है, तो उसको सोचना चाहिए कि देखो मैं डाटा आपके सामने रख देता हूँ। IAS UPSC का एग्जाम होता है, UPSC IAS का एग्जाम भी लेती है और IPS का भी लेती है। जो बच्चे BTech करके MTech करके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहते हैं, वो भी इसके माध्यम से एग्जाम होता है। तो सफलता का जो रेशियो है साइंस मैथ और साइंस बायो वालों का सबसे ज्यादा है, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, MBA के अंदर और बड़े बड़े पैकेज लेने के अंदर। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि एक सीजन का एग्जाम होता है UPSC के अंदर, प्रीलिम्स का एग्जाम, उसमें जिस बच्चे की मैथ अच्छी है, जिसका IQ अच्छा है, वो अच्छे से क्रैक कर लेता है। तो अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, ज्यादातर बच्चे साइंस मैथ वाले ही टॉपर रहे हैं, चाहे IAS का एग्जाम हो चाहे RS का एग्जाम हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है मेरे जीवन के अंदर और काफी अच्छी मेहनत करनी है, मुझे विदेश में जाना है, MNC के अंदर, मल्टीनेशनल लेवल कंपनी के अंदर नौकरी करनी है, करोड़ों का पैकेज लेना है, तो आप साइंस मैथ के बारे में सोच सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे लिटरेचर में जाना है, मुझे हमारी तरफ कवि बनना है, साहित्यकार बनना है, तो उस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर आप साइंस एकेडमी के अंदर हो तो मुझे लगता है कि आपको साइंस मैथ और साइंस बायो को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दरअसल एक कविता जो मैंने लिखी
वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जो लोग, अगर आपको लगता है कि मैं बार बार असफल हो रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरे परसेंटेज कम बनी, दरअसल कभी हमारे अंदर रहती है, हमें लगता नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तो वो पढ़ने के कुछ नियम बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि 10 किताबें पढ़ते हैं, संजीवनी पासबुक पढ़ ली, ये किताब पढ़ ली, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ ली। नहीं, एक शिक्षक को अपना आदर्श मानो, उसके नोट्स को बार बार पढ़ो। वो 10 किताबें एक बार पढ़ने की जगह एक किताब को 10 बार पढ़ो। यही सफलता का नियम है। मोबाइल से दूरी बना के रखो सस्ते लोकप्रियता के साथ। उस सस्ते जहर से, उस सस्ते लोकप्रियता से आप लोगों को बचना है। जब आप काफी अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे, सेटल हो जाओगे, तब रील बनाते रहना, तब वीडियो बनाते रहना। अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है तो आप वीडियो बना सकते हैं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर है तो हमारा काम है वीडियो बनाने का, आप लोगों का काम नहीं है। अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हो तो इस बारे में सोच सकते हो। तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग बार बार असफल हो रहे हो तो मेरी कुछ पंक्तियां अपने साथ लेकर जाना कि उठो जवानी। एक एक पंक्ति पे आप लोगों का ध्यान चाहता हूँ। कुछ लड़के बातें कर रहे हैं, शायद उनको लगता है कि ये कहाँ से बोरियत महसूस करवा रहे हैं सर, हमें तो हमारे हिसाब से पढ़ेंगे, हमारे हिसाब से उठेंगे, हम हमारे माँ बाप की नहीं सुनते, हम आपकी कैसे सुनेंगे? हाँ, आजकल बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, मोटिवेशनल स्पीकर की कहाँ से सुनेंगे? लेकिन मेरा धर्म है, क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया के अंदर अगर जन्नत के सपने दिखाकर रोने वाले बच्चों को फिदाइन बना दिया जाता है, आतंकवादी बना दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर, तो मैं आप लोगों को एक अच्छा नागरिक मोटिवेशन के द्वारा एक अच्छा सफल इंसान क्यों नहीं बना सकता? तो ये लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक कविता कि उठो जवानी, उठो जवानी, छीना सवेरा सूरज की लालिमा से, अरे कब तक हार मान बैठोगे तम की कालिमा से। कि उठो जवानी, छीना सवेरा सूरज की लालिमा से, कब तक हार मान बैठोगे तम की कालिमा से। अरे दुनिया में परचम लहराता आत्मबल के योग से, मुझ पर होता प्रश्न आया है मनोबल के प्रयोग से। मन विकल हो जाए तो सर्वनाश हो जाता, मन सुत्तर हो जाए तो कायम इतिहास हो जाता। और चैनी ने टक्कर दी यहाँ जेसीबी मशीन को। एक नाम सुना होगा, दशरथ मागी द माउंटेन मैन, जिसकी पत्नी बीमार थी, प्रेगनेंसी के अंदर दम तोड़ देती है, तो उस सपना देखता है कि मुझे एक 30 फीट लंबे 40 फीट चौड़े पहाड़ को काटना है। तो छेनी और हथौड़ी लेकर उस पहाड़ से कहता है कि जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसका नाम दशरथ मागी द माउंटेन मैन होता है। आपके लिए प्रेम के प्रतीक श्री फरहाद हो सकते हैं, लैला मजनू हो सकता है, शाहजहां मुमताज हो सकते हैं, हीर रांझा हो सकती है, लेकिन मेरे लिए प्रेम का प्रतीक वो है दशरथ मागी द माउंटेन मैन, जिसने अपनी पत्नी की याद में उस पहाड़ को काट दिया। कि छेनी ने टक्कर दी यहाँ जेसीबी मशीन को। जो लोग संसाधनों का रोना रोते हैं कि मेरे पास फीस नहीं है, मैं अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँगा, मेरा तो भाग्य ऐसा है, मेरे घर वाले साथ नहीं देते। अरे क्या करूं, मेरे साथ मुझे याद नहीं होता, मुझे नींद ज्यादा आती है, मुझे भूख ज्यादा लगती है। ये सबके साथ से बेटा हो, केवल आपके साथ नहीं है। अगर आपके साथ लगता है तो आप लोग गलत सोच रहे हो। तो 6 महीने टक्कर दी यहाँ जेसीबी मशीन को। हकीकत में बदला माजी ने यकीन को। नकली पैरों से मैराथन दौड़ते धावत देखें। और अरुणिमा सिन्हा, ऑस्कर पिस्टोरियस ब्रेड रनर, कि नकली पैरों से मैराथन दौड़ते धावत देखे थे। जितनी हाथी की आगे भागते सावक पाए जाते हैं। और धनंजय से बढ़कर, धनंजय यानी अर्जुन सव्यसाची, कि धनंजय से बढ़कर यहाँ एकलव्य पाए जाते हैं। कोई अथक प्रयासों से महानायक बन जाता है, प्रसाद आगे विधाता भी सहायक बन जाता है। अरे उठो जवानी, हक छेड़ो ठिकर की परछाई से, विप्लव नहीं आएगा मुरझाई हुई तरुणाई से, याचना करती हुई तरुणाई से, मुरझाई हुई तरुणाई से। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बैटरी स्लो सफोकेटिंग, सर्दी वेदर है तो पसीना आ रहा है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आप लोग यहाँ क्या लेने आए हो? इतिहास। तो कौन कौन इतिहास बदलना चाहता है? एक बार अपने हाथ खड़ा करो। इतिहास बदलोगे? आप शपथ लो कि हम हमारे माँ बाप का, हमारे टीचर का, हमारे गुरुओं का नाम ऊंचा करेंगे। करोगे? क्योंकि गंगोर किबिर में मशाल बन जाती, सृष्टि के हित महाकाल बन जाती। लघुता त्याग संकट में बनी दीर्घता, हेतु राणा शिवाजी बनी वीरता। अरे मग मग पग पग संघर्ष नाम जवानी है, और नभ को पल में करती स्पर्श जवानी है। नभ को पल में करती स्पर्श, तो आपको क्या करना है? नभ को पल में स्पर्श करना है। रोहित
एक कहानी और सुना दूं? चलो सुना देता हूँ। इसके बाद आप 11वीं में जाओगे, फिर 12वीं में जाओगे, इसके बाद नीट के लिए और IIT के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे। हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिले, तो आपके जीवन में अंधकार के बादल छाए हुए, आपको लगेगा कि उसको तो IIT BHU मिल गया, IIT दिल्ली मिल गया, IIT कानपुर, IIT मणि मिल गया, उसका तो नीट में हो गया तो एम्स मिल गया, PGI चंडीगढ़ मिल गया, एम्स जोधपुर मिल गया, लेकिन मुझे उनको शायद प्राइवेट से करना पड़ेगा या BSc करनी पड़ेगी। देखो, जिंदगी में एक बात याद रखना बेटाओ कि कभी कॉलेज आपकी सफलता का निर्धारण नहीं करते, आपको मेहनत करनी है। क्योंकि एक ऐसा उदाहरण आप लोगों को सबक रखना चाहता हूँ, जिसने बड़े बड़े IIT, MIT जैसे कॉलेज और जितने भी दुनिया के ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, उनको पीछे छोड़ दिया। एक ऐसा उदाहरण आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ। एक ऐसा लड़का जो सिंपल हैदराबाद परिवार से आता था, जिसके पिताजी IAS थे, उसको चाहते थे कि उसका लड़का IAS बने। उसके बेटे से कहते कि बेटा IAS बनना है तुझे, तो साइंस मैथ लेता है, IIT एंट्रेंस का एग्जाम देता है, फेल हो जाता है। उसके बाद एक MIT मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है हैदराबाद के अंदर, वहाँ से B.Tech करता है। उसके बाद उसे लगता है कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, विदेश जाता है पढ़ाई करने के लिए, M.Tech करने के लिए, MS करने के लिए। वहाँ से पढ़ाई करता है और माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करता है। वहाँ पे कुछ लाखों, 1-2 लाख रुपए में नौकरी शुरू करता है। और वो लड़का इतनी मेहनत करता है कि एक दिन बिल गेट्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, वो आते हैं रात के अंदर घूमने, इंस्पेक्शन करने अपने ऑफिस का। एक लड़का वहीं पे सो रहा होता है कॉरिडोर के अंदर। उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा आपका क्या नाम है? लड़का अपना नाम बताता है। बिल गेट्स को लगता है कि लड़का काफी मेहनती है, तो उसको अच्छे से पोस्ट दे देते हैं। लड़का इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनता है। क्या बनता है? CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या नाम है उसका, बता सकते हो? आप ये बता सकते हो उसकी तनख्वाह कितनी होगी महीने की? पगार, सैलरी महीने की उसको कितनी तनख्वाह मिल सकती होगी भाई? लाख, 2 लाख, 50,000, 40,000, 30,000। डॉलर के अंदर $100, $1 लाख, $2 लाख कितना मिलते होंगे? उस व्यक्ति का नाम सत्य नडेला होता है और उसकी तनख्वाह बता दो आप लोगों को, 400 करोड़ पर साल के। एक साल में 400 करोड़ तनख्वाह है। 12 से डिवाइड कर लो, महीने की तनख्वाह निकल जाएगी। कितनी? 400 करोड़। वो किसी IIT से नहीं पढ़ा था, MIT से पढ़ा था। तब एक स्लोगन बड़ा वायरल हुआ था, MIT wins over IIT। तो कॉलेज आपकी सफलता का निर्धारण नहीं करते। APJ अब्दुल कलाम को IIT से नहीं पढ़े, किसी IIT से नहीं पढ़े APJ अब्दुल कलाम साहब, लेकिन हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट बनते हैं। तो कभी कॉलेज को लेकर जिंदगी में तनाव नहीं लेना। जैसा दिनेश सर कहते हैं, जैसा पंकज सर कहते हैं, मोबाइल रख दीजिए सर, जैसा पंकज सर कहते हैं, क्योंकि ये मोबाइल है ना, बड़ा एक दरअसल इसके बारे में काफी अच्छी स्टडी है। किसी को सेल्फाइटिस हो जाता है, कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, थोड़ा आप लोगों के लिए भारी हो जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। खाली पढ़ाई, मोबाइल तो ऐसे अंगुलियां ऐसे करती कि क्या करना है यार, मोबाइल उठा लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ। अब पता है कुछ भी नहीं देखते, आंखें खराब करते, अपना चैन सुकून खराब करते हैं। और एक मन को झूठी एक डोपामिन, एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है हमारे यहाँ पे। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो डोपामिन, सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है, और जब आप चिंता करते हो तो कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। तो ये मोबाइल के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इससे बेटा दूर रहना है। मोबाइल को आप लोगों को प्रयोग में लाना है, न कि मोबाइल आपको प्रयोग करना है। इसके अंदर इंटरनेट, इसका जो एल्गोरिदम है, कंपनियां, गूगल, जितनी भी कंपनियां हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह सेट करती है कि आप जो चीज सर्च करते हो उस तरह की चीज दिखाते हैं आप लोगों को, सनसनीखेज खबर। इसके नीचे पढ़ते तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कभी एक चीज जो मेरी काफी डीप स्टडी है, कभी गूगल की बातों पर 100% विश्वास मत करना। इसमें डाल के देखो, विराट कोहली की पत्नी का नाम देखो इसमें, अनुष्का शर्मा, और इसमें अनुष्का शर्मा का हस्बैंड का नाम डाल के देखना, पता नहीं रिजवान अहमद कुछ नाम रहेगा। तो कभी गूगल पे 100% विश्वास नहीं करना, क्योंकि गूगल पे वही चीज दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है, जो उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। आप जैसे डिप्रेशन के बारे में सर्च करोगे तो आपको दवाइयों के बारे में बता दिया जाएगा कि डिप्रेशन के लिए ये दवाई लीजिए। वो नहीं कहेंगे योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों के भाषण सुनिए, कविता सुनिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बेचा जाता है। आप उनके कस्टमर हो बेटा। मोबाइल की कंपनी के लिए आप कस्टमर हो, आपके जीवन से कोई मतलब नहीं। आप उसमें डाल के देखो जहर खाने के फायदे, बता देंगे, डैम श्योर, बिल्कुल बताएंगे, 100% बताएंगे।
नींबू खाने के फायदे, रोटी खाने के फायदे, चावल खाने के फायदे सब बताएंगे आपको। चाय खाने के फायदे, सिगरेट पीने के फायदे, क्योंकि उनको पता है कि सिगरेट जो पीता होगा वो जरूर सर्च करेगा, तो उसको पता है क्या आएगा सिगरेट पीने के फायदे। चिंता दूर होती है। अरे चिंता उससे दूर नहीं होती, वो टेम्परेरी रिलीफ है। अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए चिंता भगाने के लिए तो मेडिटेशन कीजिए। समझते हो मेडिटेशन? योगा कीजिए। हित गोविंद प्रेमानंद महाराज को सुनिए, राम भद्राचार्य जी को सुनिए, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए, कुमार विश्वास को सुनिए, राम कथा सुनिए, अपने माँ बाप के पास बैठिए, समाज के लोगों के पास बैठिए, उससे आपका डिप्रेशन दूर होगा, चिंता दूर होगी। और डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है। अगर हार हो जाती है मान लेते हैं, और जीत हो जाती है अगर ठान लेते हैं। हार हो जाती है अगर मान लेते हैं, और जीत हो जाती है अगर ठान लेते हैं। तो मेरे काफी स्वेटिंग हो रही है, कुछ एक कविता और सुना दो आप लोगों को। हाँ पक्का? चलो, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं। आप लोग गांव से आते हो तो इस 4 पंक्तियों को अपने साथ रखना, क्योंकि शायद अभी मैं आप लोगों के लिए आधे घंटे सुनाऊंगा, फिर दोबारा आऊंगा तो 1 घंटे सुनाऊंगा। कि न पत्थर की चमक है, एक मेरे कवि मित्र वो लिखते हैं स्वयं श्रीवास्तव, न पत्थर की चमक है। दिनेश सर को देखना, पंकज सर को देखना, विनोद जी हमारे यहाँ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में, ओम प्रकाश जी हैं, रामरेश जी हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है। तो इन लोगों को देखना जो यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे मित्र की 4 पंक्तियां हैं। न पत्थर की चमक है, न नगीने की चमक है, चेहरे पे दिख रहा है सीना तान के चलने की चमक है, और पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला था। जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। सबके साथ किसान परिवार से आते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन वाले सरकारी नौकर हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर। फर्स्ट जनरेशन सरकारी नौकर समझते हो? जिनके परिवार में महिला व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है, उसका जो संघर्ष रहता है वो बड़ा प्रभावी रहता है। उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलता, लोग भटकाने वाले मिलते हैं। उसको लगता है कि मैं IAS की तैयारी करता हूँ, सारा पटवारी बन जाता हूँ, कांस्टेबल बन जाता हूँ, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती है। तो फर्स्ट जनरेशन की सरकारी नौकरी लगनी है, या व्यवसाय खड़ा करना है, या किसी फील्ड के अंदर मुकाम हासिल करना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, और बंजर में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, और पत्थर पे लिखी इमारत हो शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। तो गांव में मोहल्ले वालों से कह दो कि तुम मुझे कब तक रोकोगे, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा, और मेरे गांव का मोहल्ले का नाम रोशन करूंगी। क्योंकि कई बाल के बैरागी कहते हैं कि एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा वो भी ना मिली, शर्मिंदा रहा। एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा वो भी ना मिली, शर्मिंदा रहा। उस देश से कह रहा हो इस तरह रो नहीं, अच्छी भली जिंदगी को इस तरह खो नहीं, और स्नेह को साधे बिना धरती नहीं मिल पाएगी। आपको रखो जिंदा, आपको रखो जिंदा, 100 बातियां मिल जाएगी, 100 बातियां मिल जाएगी, 100 बातियां मिल जाएगी। कहते हैं मैं मरूंगा नहीं, मैं ऐसा काम करूंगा नहीं। अरे मरे हो जो जिंदगी से हारे हो, थके हो, टूटे हो, बुज़दिल हो। मैं साधारण रूप से असाधारण हूँ, और अपने आप का अकेला उदाहरण हूँ। मैं साधारण रूप से असाधारण हूँ, और अपने आप का अकेला उदाहरण हूँ। तो आप जो भी हो अपने आप में नायाब हो, अनूठे हो। क्योंकि कपिल शर्मा सफदरजंग हॉस्पिटल में अपने पिताजी की लाश लेकर पड़े रहते हैं। पुलिस में नौकरी करते थे, पिताजी मर गए, पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आया कि अनुकंपा में नौकरी कर लीजिए। लेकिन कपिल शर्मा को अपने सपनों पर विश्वास था कि मुझे कॉमेडी में जाना है। मेहनत करते हैं, लोग मजाक बनाते कि मस्करा, जोकर। और आज कपिल शर्मा एक शो के करोड़ रुपए देते हैं, उसका नाम कपिल शर्मा होता है। पंकज त्रिपाठी बंबई जाने से पहले वेटर का काम करते थे, रसोई का काम करते थे, कुक का काम करते थे, जिस तरह से अक्षय कुमार किया करता था। एक ऋषभ पंत जैसा लड़का जो दिल्ली क्रिकेट की प्रैक्टिस करने आता है उत्तराखंड से, गुरुद्वारे के अंदर, जिसके पास पैसे नहीं होते, गुरुद्वारे के अंदर रुकता है, वहां पर लंगर के अंदर खाना खाता है, और उस देश में ऋषभ पंत बनता है।
इस देश के अंदर 10वीं पास सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बन सकता है, तो आप लोग तो 12वीं पास करने जा रहे हो, 11वीं के अंदर, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर। मैंने कहा कि इस देश के अंदर रिक्शे वाले का बच्चा जब गोविंद जायसवाल बन सकता है, चूड़ी बेचने वाला, कचौरी समोसा बेचने वाला का बेटा IAS बन सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते। अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया क्रिकेट के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां उनकी मोटी आवाज के कारण हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, मोटी आवाज के कारण उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया जाता है, रेडियो जॉकी की नौकरी के लिए जाते हैं कि आपकी आवाज मोटी है, आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन अपनी कमजोरी को ताकत बनाता है और एक दिन अपनी आवाज के दम पर भाइयों और बहनों पूरे हिंदुस्तान में राज करता है, उसका नाम अमिताभ बच्चन होता है। इसी तरह लता मंगेशकर, वर्तमान में अगर मैं कहूँ साक्षात सरस्वती का रोल, अपनी पतली आवाज के कारण, जिसको की बहुत ही पतली आवाज है, उसको मोड़ में काम नहीं मिलता, उसकी बड़ी बहन आशा भोसले, छोटी बहन आशा भोसले को काम मिलता है। लता मंगेशकर को पतली आवाज के कारण निकाल दिया जाता है मूवी के अंदर से, बॉलीवुड के अंदर से। वही लता मंगेशकर जब है मेरे वतन के लोगों गाती है तो पूरा हिंदुस्तान खड़े होकर तालियां बजाता है, उसका नाम लता मंगेशकर होता है और जिसे वर्तमान की सरस्वती कहा जाता है। तो आपको अपनी कमजोरी को ताकत बनाना है। इससे पहले मैंने नाम दिया जिसका उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और इस देश के अंदर अर्जुन अवार्ड जीत के, पद्मश्री अवार्ड जीतती है। भाई साहब बैठे हुए यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है, एक नाम लेना चाहता हूँ स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने किताब लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिन्हें न्यूरल मोटर डिजीज होती है, जिसके कारण उनका शरीर न सुनते थे न बोल पाते थे, लेकिन इतने बड़े साइंटिस्ट बनते हैं जिनका नाम होता है स्टीफन हॉकिंग। एक ऐसा संत जिसकी दोनों किडनियां फेल है, लोगों ने कहा कि 1 साल में मर जाएंगे, 2 साल में मर जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी राधा रानी के ऊपर, अपने कृष्ण के ऊपर, कान्हा के ऊपर इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आस्था रखते हैं, पॉजिटिव बिलीफ रखते हैं, उनका नाम होता है हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। पीले कपड़े वाले आप देखते हो दाढ़ी वाले, उनका नाम होता है हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। एक ऐसा संत जिसकी 2 साल की उम्र से ट्रैकोमा नाम की बीमारी से आंखें चली जाती है, लोगों ने कहा कुछ नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति 22 भाषाओं का ज्ञाता बनता है, जो 8 PhD करता है, जाने कितनी डॉक्टरेट की सम्मानीय उपाधि उनको मिलती है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है, उनका नाम होता है रामभद्राचार्य जी महाराज। तो आप लोग क्या नहीं कर सकते इस देश के अंदर, कर सकते हो तो अपनी ये जंजीर आप लोगों को तोड़नी है और भूचाल लेकर आना है और क्रांति लानी है। जिनकी उड़ानों में जुनून शामिल होता है उनको एक दिन खुला आसमान हासिल होता है। और फिर मैं विदा होना चाहता हूँ, बहुत आई थिंक इट्स सफिशिएंट। और कुछ सुनना चाहते हो कि जिनकी उड़ानों में जुनून शामिल होता है एक दिन उन्हें पूरा आसमान होता है। मुझे मेरे एक स्टूडेंट जीवन पे लिखी कविता याद आ गई। दरअसल रैंडमली आते हैं, क्योंकि कल मैं भी घर पे गया, साफ सफाई कर रहा था, पत्थर एक तरफ फेंक रहा था, पेड़ काट रहा था गाड़ी लेके, तो मैंने दिनेश से कहा कि यार तैयारी का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी किस टॉपिक पे बात करनी है। तो रैंडमली एक कविता याद आ रही है मेरी, जो मैंने लिखी। इस कविता की एक एक पंक्ति अपने जहन में उतार लेना, काफी एक इमोशनल कविता है। जब भी आपको लगे इस कविता की पंक्तियों के जहन में याद रखना कि किताबों से मन उबे तो, किताबों से मन रूठे तो, मेहनत से तन टूटे तो, याद करना खेती करते हुए किसान को, याद करना खेती करते हुए किसान को, धूप में मजदूर बने हुए पिता के अरमान को, याद करना माँ के गिरवी गहनों को, याद करना माँ के गिरवी गहनों को, याद करना दुनिया के ताने सहने को, याद करना माँ के गिरवी गहनों को, याद करना दुनिया के ताने सहने को, याद करना उम्मीद से राह तकते हुए गांव को, याद करना समंदर पार करती हुई नाव को, और संसाधनों का रोना रोने वालों, रोज बहाना बनाने वालों, लालटेन में पढ़कर शास्त्री ने देश लाया और अब्दुल कलाम ने अखबार बेचकर पूरा विश्व हिलाया। तो आप लोगों को किताबों से मिलते थे, मेहनत से मिलते थे, तुझ पे कर्जा बाकी है खेत और खलियान का, तुझ पे कर्जा बाकी है खेत और खलियान का, तुझ पे दाव लगा है मेहनत के सम्मान का, तुझ पे दाव लगा है मेहनत के सम्मान का। ये मैं मान ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप मेहनत करो और आपको सफलता न मिले। ये लोग बहाने बनाते हैं, निकम्मे होते हैं जो लोग काम नहीं करते। मुझे एक ऐसा व्यक्ति का नाम याद आता है जिसे अखबार ने ये कहकर निकाला कि निकम्मा है, आलसी है। वो व्यक्ति कार्टून बनाया करता था किसी अखबार के लिए, उसको ये कह के निकाला कि निकम्मा है, नकारा है। वो व्यक्ति आगे जाकर एक ऐसा कार्टून बनाता है मिक्की माउस नाम का, जिसका नाम वॉल्ट डिज्नी होता है, और पूरे विश्व के अंदर साम्राज्य खड़ा कर देता है। एक ऐसा व्यक्ति थॉमस एल्वा एडिसन, जो बल्ब का आविष्कार करने से 10,000 बार फेल होते हैं लेकिन हार नहीं मानते। एक फैक्ट्री में आग लग गई, पूरा सामान, पूरे पेटेंट, विश्व में सबसे ज्यादा पेटेंट
जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करते हैं, जब आप साइंटिस्ट बनोगे तो आप कोई चीज इजाद करते हैं तो आपको ट्रेडमार्क मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, पेटेंट मिलते हैं। उस पर किसने एप्पल का लोगो ले लिया तो ये पेटेंट हो गया, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो करोड़ों रुपए कमाते हैं इससे। सबसे ज्यादा पेटेंट किसके नाम है? थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पे है। तो प्रयोग कर रहे थे, घर पे आ गए तो पता नहीं गार्ड घर पे आता है, कहता है कि फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। थॉमस एल्वा एडिसन जाते हैं फैक्ट्री को, देखते हैं कि पूरी फैक्ट्री जल गई, पूरे एक्सपेरिमेंट, पूरी किताबें, पूरी डायरियां सब कुछ जलकर राख हो गई। थॉमस एल्वा एडिसन अपने घर पर आकर के बीवी को, अपनी बच्ची को उठाते हैं कि चलो चलो आपको फैक्ट्री की तरफ ले चलता हूँ। जैसे अपनी बेटी और पत्नी फैक्ट्री को देखती है कि सारी फैक्ट्री जल के राख हो गई है, रोने लगती है। तो थॉमस एल्वा एडिसन पता है क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि देखो फैक्ट्री जली है लेकिन सबसे बड़ा राख का ढेर भी आपको देखने को मिला है, ऐसी फैक्ट्री फिर खड़ी कर दूंगा। और उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार करते हैं, पूरी दुनिया को लाइट देते हैं, उजाला देते हैं, रोशनी देते हैं, उसका नाम होता है थॉमस एल्वा एडिसन। तो फैक्ट्री चलने के बाद सब कुछ खत्म होने के बाद में जिंदगी कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि 10 बार गिरने का नाम जिंदगी नहीं है, 10 बार गिरकर 11वीं बार उठने का नाम जिंदगी है। और आपको हर रोज हारोगे कि रोज टूटता हूं फिर खड़ा हो जाता हूं, इस कदर मेरी काबिलियत से बड़ा हो जाता हूं। हर रोज जिंदगी, हर रोज इम्तिहान है। 11वीं के बाद 12वीं, आपके माँ बाप कहते हैं कि 10 में 80% लेकर जा, 12वीं में 80% लेके आ, उसके बाद अच्छा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलने के बाद IAS बन जा, उसके बाद अच्छी शादी कर ले, फिर बच्चे हो जाए, फिर ये हो जाए, वो हो जाए। तो पूरी जिंदगी आपका संघर्ष है। हो सकता है कि आपको अपनी मनचाही मंजिल न मिले, लेकिन कभी हार नहीं मानना, क्योंकि ये एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, ये एजुकेशन तो बहुत छोटी चीज है। यहाँ पे 10वीं 12वीं की हो, इसके बाद जिंदगी की असली शिक्षा शुरू होती है कि हर हृदय के अंदर होता है। आपसे विदा चाहता हूँ कि हर हृदय के अंदर होता है, जैसे हर पत्थर में ईश्वर होता है, और जिसने ढूंढा उसे जरूर मिला, सब में छुपा एक सिकंदर होता है, सब में छुपा एक सिकंदर होता है। तो आप सब हो, अपने आप में एक सिकंदर हो, कभी हार नहीं माननी, बोले तो आपको सफलता के झंडे गाड़ देने हैं, पक्का? कोई सवाल? हमें थोड़ा आराम कर लूं, कैन आई रेस्ट? आप लोगों को भी बताया, अगर वास्तविक रूप से आप लोग इनकी कही हुई बातों को अगर जीवन में उतारते हो तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ आके भाषण सुन लिया, तालियां बजा ली, उन बातों को अपने जीवन में उतारना है। और प्रिय विद्यार्थियों, साइंस एकेडमी, जो आप साइंस एकेडमी के जो विद्यार्थी हैं, साइंस एकेडमी का सफर पिछले साल शुरू हुआ था। आप सभी को पता है, जो अभी 12th के विद्यार्थी भी यहाँ बैठे हुए हैं, 39 बच्चे 12th में थे और 22 या 24 बच्चे 11th में थे। ये सफर साइंस एकेडमी का शुरू हुआ और आज साइंस एकेडमी में 691 बच्चे जुड़ चुके हैं। और मैं आज इस मंच से उन सभी अभिभावकों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने छोटे भाई बहन को, अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ने के लिए भेजा है। और मैं कहना चाहूंगा कि जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन उम्मीदों के साथ आप लोगों को यहाँ पढ़ने भेजा है, उन अपेक्षाओं से भी ज्यादा हम मेहनत करेंगे और उस बहुत अच्छा परिणाम आपका हम बनाकर देंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। बस शर्त है, जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है। लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे कि आप यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ मत पढ़ो, वहां मत पढ़ो, वहां ज्यादा पढ़ा रहे हैं, यहाँ कम पढ़ा रहे हैं। मैं पिछले साल का एक उदाहरण देता हूँ। 11th के विद्यार्थी यहाँ बैठे होंगे। पिछले साल 11th में 2 विद्यार्थी पढ़ने आ रहे थे, तो किसी कोचिंग संस्थान वाले रास्ते में रोक लिया कि आप कहाँ पढ़ने जाते हैं। वास्तविक घटना है, ये 11th वाले विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम साइंस एकेडमी में पढ़ने जाते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि साइंस एकेडमी कहाँ है, कौन सी कोचिंग है, कौन सी नई दुकान खुल गई। मतलब एक तरह से मजाक बनाया। और उस बच्चे ने वो घटना आकर हमें बताई। 11th की क्लास में क्लास ले रहा था, उसी समय ये घटना बताई। तो मैंने उसी समय विद्यार्थियों से ये कह दिया था कि अगले साल बूंदी के प्रत्येक बच्चे की जबान पर साइंस एकेडमी का नाम होगा। और ऐसा कहने का रीजन भी है
दूसरी और तीसरी मेरिट विज्ञान वर्ग की इसी कोचिंग से निकली है। तो बच्चों, और आपको भ्रमित करने वाले भी बहुत से मिलेंगे, लेकिन आपको उन सबको सुनना है और सुनकर उनका जो जवाब देना है अपने परिणाम में देना है। आप सब तैयार उसके लिए? ठीक है ना? क्योंकि देख लो, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो मैदान में खड़ा नहीं है, मैदान में डटा नहीं है, मैदान में मेहनत नहीं करी है। आपका मैदान अभी शिक्षा है। आप इस मैदान में मेहनत करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मैं एक चीज और कहूंगा, विद्यार्थी है, आपके पास दो हाथ है, दो हाथ है। एक हाथ में आप किताब पकड़िए और दूसरे हाथ से अपने गुरु का हाथ पकड़िए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती अगर उनका गुरु। देखो, मैं फिजिक्स डीके सर के पास नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैंने फिजिक्स पढ़ा ना डीके सर से सीखा है। और गुरु और समुद्र दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, गुरु और समुद्र दोनों एक जैसे होते हैं। अगर समुद्र की गहराई में जाते हो तो आप डूब जाओगे, वहीं अगर आप गुरु की गहराई में जाओगे तो आप तैर जाओगे। तो बच्चों, ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। डीके सर तो आपको समय समय पर मोटिवेट करते हैं। और भाई साहब ने जिस हिसाब से आज आपको अगर मोटिवेट किया, इनकी कही हुई बातों में से अगर एक भी बात आप अपने जीवन में स्मरण कर ली तो आप 100% सक्सेस होंगे। और अपन तो बातें करेंगे, खूब बातें करेंगे, साल भर अपने पास। आप मेहनत पे अड़े रहिए। जिले की पहली, दूसरी, तीसरी आई इस साल, तो अगले साल के लिए तैयार हो? स्टेट दे दोगे? पक्की बात? कौन कौन तैयार? ईमानदारी से चलो हाथ खड़े करो। 12वीं वाले पक्की बात? तो आप सभी का, सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी लोगों ने सही से भाई साहब को सुना, किसी ने शोर शराबा नहीं किया। और भाई साहब का भी मैं धन्यवाद दूंगा जो आज इनकी साइड, इनको दिल्ली निकलना था, लेकिन हमने कहा कि भाई साहब बूंदी होके निकलिए, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इनकी कई हुई बातों को आप लोगों ने सुना। ठीक है, तो आज से मेहनत के लिए तैयार हो आप? इसकी बात? कोई क्वेश्चन? अरे पूछ लो भाई साहब। यही है, अगर आप किसी प्रकार का आपको डिप्रेशन है या कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो कि हम इसको कैसे, क्या करें, क्या नहीं करें। बेटा, जीवन में एक बात ध्यान रखना कि कभी सवाल पूछने से मत डरना, क्योंकि किसी भी टीचर से पढ़ो। मैं एक बात आप लोगों को बता सकता हूँ, मैंने मुखर्जी नगर में देखा है, कोटा में देखा है। अगर लोग कुछ कविता पढ़ने जाते हैं 10,000 20,000 लोगों के बीच में, कभी सवाल पूछने से मत डरना। और कभी भी ये मत सोचना कभी किसी टीचर के प्रशंसक मत बनना, फ्रेंड मत बनना। उससे टीचर समझोगे, गुरु समझोगे तो ही सवाल कर पाओगे और अपनी जिज्ञासा का समाधान कर पाओगे। क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता नहीं है, किसी को भी सब कुछ पता नहीं है, तो सवाल पूछो, इससे आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है माइक पकड़ने का। 100 लोग आपके सामने बैठे हैं, 200, 500, 700 लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने खड़ा हो और बोलो, लड़खड़ाती जुबान से, लड़खड़ाते पैरों से पूछो, लेकिन जरूर पूछो। तैयार? खड़े होके मजाक करना गलत है यार। हंसी मजाक करना भाई, सीरियस होके रहना है हमेशा यार। क्लास में नहीं, मतलब हंसी मजाक करना गलत है क्या? हमेशा सीरियस लेना जरूरी है क्या? तो उसको डाउट है ना? नहीं, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है भाई, हंसना मना नहीं है। और आप कहाँ से हो वो देखना है। मान लो कि ये खुद ही आईसीयू में, हम बाहर, हम हंस रहे हैं, दिक्कत है, समझ रहे हो? जहाँ पर कॉमेडी चल रही है वैसे
पूछने के लिए भी कि वो क्लास चल रही है, बिल्कुल बढ़िया टॉपिक चल रहा है, समझा रहे टीचर, तो उसको समझना है। जब टीचर ही हंसी मजाक कर रहा हो तो बस होना, अब वो तो पर्टिकुलर समझा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये बायस रहा है कि इलेक्ट्रॉन में इतना तो जहाँ हंसना जरूरी है वहाँ हंसो, और जहाँ रोना जरूरी है वहाँ रो भी सही, ठीक है। जहाँ दुख वाली बात हो, अब तो कह रहे हैं हंसना मतलब मनानियत कहीं मन्नत वन्नत पे चल जाएगी, और वहाँ जाके अपन ऐसी बात करके तो जहाँ परिस्थिति देख लो कि कहाँ पर कैसी बात करनी है, समझ रहा है। अब गुड नाइट की जगह कुछ और लिखेगा तो फिर दिक्कत आएगा। परिस्थिति के आधार पर है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, उसके तो हम क्लास में कर लेंगे, फिर डाउट्स हो गए। इसके अलावा मेरी बात सुनो, ये एग्रीकल्चर की लॉ साइड मेरी क्लासेस सभी में आती है, 10th में भी आई होगी पहले, पूछ लेना आवाज आ जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इधर बोल सभी सुनेंगे। जो रामावतार जी सर से और पंकज जी सर से मोटिवेट हो गए ठीक है, बाकी जो बच रहे हैं ना टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाएगा ना, मेन पेपर, पूरी प्लानिंग, पूरी ड्रेस सीरीज का शेड्यूल और तुम्हारे दिमाग को कैसे डाइवर्ट करना है वो मेरे पास है उसके, और मेरी खोपड़ी में, तो मैं हर दिन तुमको बांटूंगा नहीं, ये सब जानते होंगे। लास्ट में जो टॉपर है ना उनसे भी पूछोगे ना तुम, तेरी 96.80 बनी है, ये मेरी है क्या परसेंटेज, उसको खुद को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने किया है क्या था, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पिक्चर 95 से ऊपर बनेगा। हमने केवल उससे क्या करवाई थी, मेहनत, पेपर दो, इसको इस टॉपिक को ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, पूरी मेहनत करवाई है, उसको ये फील ही नहीं होने दिया ना। तुम कभी फ्री रहो तो मैंने एक कहा है कई बार क्लासों में कि एक चीज पढ़ना, गीता, किसी का नाम नहीं है गीता, उसको पढ़ोगे तब जाके तुम्हें पता चल जाएगा कि आपका तो केवल एक ही काम है, क्रम करते रहो, वो भी ईमानदारी से होना, मत देखो मन देखो, ठीक है ना। वो हमने बनाया उसको टॉपर, इधर देखो मेहनत उसको बहुत ज्यादा है, पर रास्ता हमने दिया था पूरा, कौन से चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन आएगा ये सब उसको बताने वाले हम हैं। हिंदी की कैसे तैयारी करनी, इंग्लिश की कैसे करनी, तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले सर ने बताया, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कैसे करना है सब हमने सिखाया उसको पहले से फिक्स था कि क्वेश्चन नंबर 19 फिजिक्स का बोर्ड में और क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड का कैसा आएगा, उसको हमने 7-8 दिन पहले बता दिया था कि दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 ही नहीं बताए थे, 4 बताए थे। 19 के 2 आते थे ऑप्शन में और 20 के भी 2 आते थे, वो 4 क्वेश्चन पहले बता चुके थे हम, भाई 4 आएंगे, इनको पढ़ जाना। तो आप टेंशन मत लो, आपको तो जैसे हम सिखाए वैसे सीखना है, जैसे हम बोले भाई इस पथ पे चलना है उस पर चलना है, और नहीं चलोगे तो हमारा बहुत सारे तरीके अभी, हाँ बिल्कुल, अभी सर ने समझाया, सर मोटिवेट किया, मेरे क्लासमेट है और ये भैया मेरे जूनियर है, और ये हमारे भाई साहब है, ये भी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, सुपरवाइजर साहब है, और ये बाबूजी है हमारे, मतलब क्लर्क है, बाबू बोलते हैं तो अपन जी वो लगा देते हैं, मैं सम्मान करता, और ये खुद गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। ये पहले कुछ बेरोजगार थे, उनको मोटिवेट करके हमने थोड़ा रोजगार वगैरह दिया है, तो उनको रोजगार देने का मतलब वो माने नहीं माने पर मैंने सिखाया है, तो आप टेंशन मत लो, जब हम इनको कॉलेज की राजनीति से शिक्षा के क्षेत्र में ला सकते हैं ना, तुम लोग पहले से शिक्षा के क्षेत्र में हो, बस यूँ है कि अभी थोड़ी व्यस्तता है, नहीं तो जिस क्लास में मेरा रिकॉर्ड ये है कि मैं लगभग अभी जैसे बातचीत की जाए लास्ट के जो रिजल्ट है उसकी 39 बच्चों में से 12 बच्चे, 12 की जगह आप 13 मान लो, 90 से ऊपर परसेंटेज बनी है 90 पर, तो आप देखोगे कितने में कितने बन रहे, 3 में से 39 में 13 का भाग दोगे ना तो 3 आ जाएगा, 3 में से 1। अब तुम ये देखो कि उनके 10th में क्या सबके 90 क्रॉस थी क्या, ओनली मात्र 3 बच्चों की थी, बाकी तो कम वाले थे। अब वो कैसे पहुंचे, 10th अलग चीज है, 12th अलग चीज है। 12th में टीचर ने, तुम सबसे ज्यादा परेशान हो, मैं पहले बता दूं जनवरी और फरवरी में तो कोचिंग का या फिर जहाँ पर मैं रहूँ हमारा साथ मत छोड़ना बिल्कुल, परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज बन गई तो आगे के सारे काम हो जाएंगे, जितने भी कंपटीशन के नाम सुने हैं ना सब हो जाएंगे। पिछली बार में हमने कुछ बच्चे थे जिनको 12वीं के बाद पढ़ाया था, कोई चार्ट नहीं था, इस बार भी पढ़ाएंगे जो भी एग्जाम होता है ना उनके लिए, तो आप वहाँ तक की टेंशन ना ले, आप तो जैसे जैसे सर बोले जाए ना वैसे वैसे करते जाए, और तुम तो मैं बताऊँ ना वैसे ही मत करो, तुम डेली कोचिंग आ जाओ, बाकी तो मैं सब करवा दूंगा, ठीक है ना। दिलवाना
घर में कितना पढ़ना है कि अभी जैसे लास्ट में कोई बच्चा बोलता है कि सर जनवरी में मतलब फरवरी के जिम मुझे चल जाऊँ न जाऊँ साफ मना जाना है। ये उदाहरण तो हमारे से थर्ड मेरे तो घर से फोन आया कि इसको भेज दो 2 दिन का प्रोग्राम है, जाना ही नहीं है ना, किसी और को इसके कपड़े वपड़े लेके आए कोई इसके में पहना दो किसी को, बट जाना ही नहीं। 2 दिन डिस्टर्बेंस लास्ट में वो गया जो तो अलग बात है, वापस आएगा तो ट्रेक को पकड़ 2 दिन एक्स्ट्रा और तो 4 दिन गए तो मोटिवेशन तो होता रहेगा। तुम टेंशन मतलब 11th वालों का भी 10th वालों का भी बस ये एग्रीकल्चर है ना कृषि विभाग, इसमें भी आऊँगा मैं बीच में, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत रहती है। ये तो वही एक भैया तो ताली बजा के नीचे बैठ गया चला दी वहाँ प्रोग्राम अभी कर देते वो तो मतलब क्या था चल रही कोई सर उससे पहले ताली बजा के बैठ गया नीचे। अब वो सोचता है कि सर तो क्या देख पाएंगे, अरे गलत सोच रहे। जो साइंस वाले हैं ना जिसके में से बायो 11 12 उनको मालूम है कि कैमरा तो हो सकता है किसी चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाए, कैमरे की निगाह से छूट सकता है वो। हाँ और फिर उसको लास्ट में क्या बोलना पड़ता है, सच। याद है ना बहुत सारे ऐसे भी जिन्होंने बहुत बार झूठ बोला है, कैसे में खड़ा केवल कल काम होगा था खड़े नहीं, फिर उससे कहता सच बोल, खड़े नहीं, सच बोल, सच थोड़ा सा पानी, सच बोल पूरी बात, फिर वो पूरी कहानी सुनाता है। उसको मालूम है 4-5 बार मास्टर ने बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए बबूत राखा के लिए आगे बुलाएगा। तो जितना आप लोग हैं मोटिवेशन बढ़िया है, कुछ उदाहरण के लिए बहुत शानदार वो तुम्हारे जीवन में उतर जाए तो ठीक है, तो जो ऐसे नहीं होगा उसको क्लास में बिठा के सब पढ़ाएंगे। आपके सामने खड़े हैं सर, एक बार ताली बजा दो। और देखो अभी हमें यहाँ तक ही नहीं रुकना साइंस एकेडमी, तो हम पहले बता दूँ ये तो अभी हमने केवल स्टार्ट किया है और शुरू में व्यवस्था जमा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो किसी क्लास में लेट आ रहा हूँ 2 दिन, कुछ क्लासों में तो मैं आया नहीं 1-2 दिन तक, और सोच रहे थे भाग गए कि भागने वाले अफवाह तो पहले ही ऐसा मत सोचो। 3 दिन की मेरी क्लास छोटे तो कन्फर्म है 3 दिन ऐसे बैठे कि 3.5 घंटे क्लास ले लूँगा तो कवर करना मेरे पास, लास्ट में नहीं स्टार्टिंग में। अभी क्या है वो सिस्टम को जमाने में टाइम लग रहा है, 1 साल लगेगा, अरे अभी 1-2 दिन की बात है। जिनसे जो वादा किया है ना मैंने और हमारी साइंस एकेडमी की टीम ने वो पूरा होगा, इस बात को आप लिख लें, पूरा होगा कंप्लीट। बस यूँ है कि थोड़ा सा हम भी परेशान हैं, यूँ मैंने उम्मीद की थी 300 सवा 300, क्योंकि सब कहते थे भाई ये अकेला डिक्के कितने बच्चे खींच लेगा, ठीक है भाई। मैंने देखा कि मेरे पास पुराने बच्चे थे ना जो मैंने 2016 से पढ़ा था, 2017 से मैं 100 में 100 दिलाता रहा हूँ। किसी साल ही मान लो कि नहीं आया होगा, नहीं तो और साल वही आता है। उन बच्चों ने इतना साथ दिया और जो हमारे दोस्त थे सभी ने इतना साथ दिया कि उन्होंने केवल सोचा ही नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सी टीम है इनके पास कौन सी नहीं है। बस एक नाम सुना भाई डीके सर और साइंस एकेडमी इन्हीं की है, तो चलो भाई वहीं रखते बच्चे और अच्छा ध्यान रखेंगे। या मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि आपका बच्चा हर चीज़ में इंक्रीज होगा, चाहे वो 9th क्लास का हो तो उसकी भी कैलकुलेशन साइंस वगैरह अच्छी होगी, सब्जेक्ट वगैरह और हिंदी इंग्लिश में अच्छे होंगे। 10th में तो उसको भी अच्छा स्कोर करवाएंगे। हर क्लास के बच्चे के लिए वादा करें, उसके अनुरूप काम भी करें। ऐसा नहीं है कि हमने उनको केवल वादा कर करके छोड़ रहे, क्योंकि हमें इसी साल नहीं चलानी, आगे भी जाना है। और मेरा तो जो कमिटमेंट का इस साल का वो था कि हम 12वीं के साथ या कुछ ड्रॉपर बच्चे हमारे पास उनको डॉक्टर बनाएं। तो इनके कुछ सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे। मेरी कमी है बस इनके, तो मेरी क्या क्लासे वो कभी कभी लगता है इनको मैं ये भाग जाऊँ, मैंने कहा इनसे कि बगुआ नहीं, बस मैं तुम्हारे पास है क्या ही, जैसे मेरी क्लास का टाइम होता है 3 से 4 में वहाँ से गाड़ी लेके चल जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जा रहे हैं। तो क्या मेरी भी क्लासें टकरा रही है। अब सोमवार की मतलब आज तक की दिक्कत है, सोमवार सब प्रॉपर सबका जहाँ पढ़ रहा है ना वहाँ अच्छे से पढ़ाई होगी उसकी। और ये भी इसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है साइंस एकेडमी, आदर्श लाल कोटी के उस वाली बिल्डिंग के भी बहुत सारे 11th के 10th के, इधर दूसरी साइंस एकेडमी, इधर एग्रीकल्चर विभाग तो बहुत कम आया है। इनका टेस्ट था तो इसी में नार के बहाने सोच रहे हैं इनका टेस्ट नहीं ले लिया जाए, इसलिए आए भी नहीं पूरे। और ये टेस्ट वेस्ट देने का तरीका बहुत सारे बच्चों का गलत भी है। गलत क्या है, वो शनिवार के बीमार होते हैं, हाँ, और संडे को तो थोड़ा इमरजेंसी में रहता है, हंसी मजाक नहीं होती, बस आईसीयू में रहते हैं। और मंडे को फिर ठीक होगा आता है वो, और खड़े होते हैं सर तबीयत खराब, अभी तो नहीं है ना शनिवार, ज़्यादा कुछ नहीं तबीयत में, फिर इनके बहाने देखो पेट दर्द,
हाँ, उसके अलावा सिर दर्द, प्रेशर, थोड़ा सा भी कुछ के तो बहाने से छाले हो रहे हैं, क्या पता छाले से क्या लिखना चाहता है पेपर में, समझ में नहीं आता। ऐसे बहाने भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी मेहनत करनी है। अब आपका समय तो मैं खराब नहीं करूँगा ज़्यादा। आप लोगों को क्या करना है, सर को थोड़ा बहुत सुनना है, उसके बाद समोसा यहीं खाना है, फिर सभी बच्चों को एक साथ इधर से इधर जाना, एक वीडियो बनेगी, फिर 2 घंटे बाद वो मार्केट में आएगी। तो जिनका धमाका 25 का था अपने आज ही कर दिया। अभी सर ने एक और कहा था तुमसे कि अपना विक्ट्री सेलिब्रेशन अभी नहीं हो रहा, वो बाद में होगा क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अपने पास। और तुम सब यहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हें मालूम है कि यहाँ कैसा ध्यान रखा जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने के लेवल में कोई कमी नहीं है, ये मेरी गारंटी। चाहे केमिस्ट्री वाले सर हो, मैथ्स वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, फिजिक्स वाले तुम हो ही सही, फिर तुम्हारे जो टीचर है ना हिंदी इंग्लिश वो बहुत शानदार, बहुत अच्छी फैकल्टी है, सब जानते हैं, पढ़ भी रहे। भाई चोरी की डेमो में आ रहा हूँ, 12th वाले सारे पढ़ ही रहे, टेस्ट भी है शायद आज। हाँ, तो अभी थोड़ी देर बाद इनको सुनना है आपको सर को, फिर वापस समोसा खा के इधर से निकलना है, ठीक है ना। टेस्ट पढ़ा है। 2019 का एक सेशन था जब गवर्नमेंट ने ब्लूप्रिंट दी थी, पेपर ऐसा बन के आएगा। तो मैं भी ऐसे चाय वाय पी के बैठ गया, मैंने सोचा कि अपन पेपर बनाते हैं 2019 में। और एक दिन की छुट्टी थी, मतलब सैटरडे को पेपर था, संडे की छुट्टी थी, मंडे को फिजिक्स का पेपर था। और लगभग मेरे 7 रजिस्टर थे मोटे मोटे, और किताबी वो RBS वाली बहुत मोटी थी, उसमें 17 चैप्टर थे, और 1208 तो न्यूमेरिकल बुक के अंदर ही थे, 400-500 मेरे एक्स्ट्रा, तो मान लो लगभग 1500 से ऊपर, 1500-1600। अब मैं एक पेपर बनाने बैठता हूँ, तो जो मैंने पेपर बनाया था उसमें थे 52 क्वेश्चन, और जो बोर्ड का आता है उसमें थे 32 क्वेश्चन। जब वो मैंने लास्ट में मिलाया तो पहली बात तो बच्चों को मैंने वो शायद 3 मार्च को दिया था, 8 मार्च उनका पेपर था, कर लिया था सभी बच्चों ने। अब जैसे वो बच्चे खोल में जाते हैं पेपर देने, वो पेपर को खोलते हैं, उनके दिमाग में बात आती है कहीं ये पेपर डीके तो नहीं बना है बोर्ड का, क्योंकि उस पेपर के 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरा खुद का पेपर था ना, उसमें से सेम टू सेम थे, और 7 क्वेश्चन सेम जगह पे थे, सेम जगह पे थे, सेम जगह। फिर मैं बीच में गया, मेरे को डर लगा किसी ने कि ज्यादा मत पढ़ना जनाब के तालाब गाँव में करने पड़ता था पुलिस वाले। तो फिर मैंने उसके एक बाद कोविड वाले टाइम छोड़ा था, लास्ट ईयर मैंने केवल मोस्ट बताए थे, तो मैंने सेक्शन सी और सेक्शन डी का पेपर बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 हमारा था, निरक्ष पर विदुषीय तीव्रता ज्ञात करो, तो बोर्ड का भी क्वेश्चन नंबर 16 वही था, निरक्ष पर विदुषीय तीव्रता ज्ञात करो, मास से और सर वो भी चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों वही थे जो मैंने 2 ही मैंने बनाए थे मेरे पेपर में, क्योंकि 10-12 लगा दो मोस्ट। पेपर बनाने का मतलब होता है कि वही क्वेश्चन देने हैं अपन को जो बोर्ड में, मतलब उसी तरीका पैटर्न होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो जो 19 और 20 में जो क्वेश्चन नंबर था वो बोर्ड के पेपर में भी 19 और 20 पे, मतलब 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने, चारों वहाँ के वहीं पे। तो मेरा दिमाग है, मैं साइकोलॉजी से कितना अच्छा सोच पा रहा हूँ, किसी के दिमाग को मैं कितना अच्छा पढ़ पा रहा हूँ। कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो मुझे लग जाता है कि हाँ लगभग ये झूठ बोल ही रहा है, फिर थोड़ा सा दम खा दो तो फिर पूरी उसकी जो झूठी बातें वो सामने आ जाती है। ऐसे 12वीं हिंदी मीडियम वालों को सब पता है कि वो कितनी बार इस चीज़ से पकड़ने में आए, कितनी बार उनके साथ थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है। 11वीं में 12वीं में तो किसी को भी कुछ कहा ही नहीं, बोलता है बच्चा झूठ बोलता है, उसका भी थोड़ा सा पीट दे, उनको समझा दे तो उसका एक इफेक्ट जाता है कि असर से झूठ तो नहीं बोलनी। अब झूठ नहीं बोलना तो जो भी काम करना है सही करना है। अब जैसे उसको टेस्ट देना था संडे का, तैयारी नहीं हुई, तो यदि वो झूठ बोलता तो पता है क्या करता हूँ, बहाना पहले से सोच लेता, मंडे को जाके बांध देंगे मैं सर ये बात, फिर उसको पता है इसे झूठ बोलेंगे तो उगलवा देंगे सर, घर पे फोन कर देंगे, डॉक्टर की पर्ची और मंगवा लेंगे, गोले और मंगवा लेंगे, भी झूठ बोला। तो शनिवार को क्या करेगा भाई, जितनी तैयारी हो जाए उसको कर लेते हैं, और संडे को टेस्ट देके, मतलब संडे को टेस्ट देना है। अब झूठ नहीं बोलने का क्या फायदा हुआ, टेस्ट दे लिया, टेस्ट दे लिया तो जितने क्वेश्चन आए वो तो याद हो गए, जितने नहीं आए वो टेंशन है कि भाई इनका आंसर क्या है, तो ढूंढने का भी सही, उससे उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट सुधरता है। तो पहला काम तो ये काम ये करे आप, कम से भी कम जहाँ तक हो सके ना झूठ कम से कम बोले, या फिर हो जाए ना बिल्कुल ही नहीं बोलना। हाँ तो सही है, बिल्कुल नहीं बोलना, पर कुछ बातें ऐसी भी जो आप
खुद की पर्सनल रखना चाहते हो तो उनको 1 या 2 को रख दे और बाकी तो सच बताए और उनको भी छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर बिल्कुल आपके जीवन में कोई जो बोलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अधिकांश प्रॉब्लम का है कि झूठ बोलने बहुत भयंकर है उसके। तो फिर क्लास में बताऊँ किसी दिन, अभी तो सर को बुलाया अपन है तो सर से करते हैं ज़्यादा बातचीत। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो यार। अभी मान लो तुम यहाँ बैठे बैठे परेशान हो रहे हो, कोई तुम्हें मैसेज करे चलो चंबल गाड़ी में घूमने चलते 8 बजे तो शाम के 8 बजे तक बैठा देना, नाम ले लो पानी के बाद चुपचाप बैठा लो। ठीक है, लो सर। तो आपको थोड़ा सा बता दिया। और इनका नाम सुना आपने? कौन है? देवेंद्र कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट मेरिट। जोरदार तालियां। और मैं ऐसा निवेदन करूंगा कि माला पहनाकर स्वागत करें। तो बच्चों, अगर आप अच्छा पढ़ते हो और अच्छा परिणाम देते हो, आपने अच्छा रिजल्ट दिया तो आपके दूर 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 के रिश्तेदार भी कहेंगे कि इस बच्चे से हमें पहले अपेक्षा थी कि अच्छा रिजल्ट देगा, और हम इसको समय समय पर मोटिवेट भी कर देते। वहीं अगर आपका परिणाम खराब हो गया तो आपके रिश्तेदार भी आपको नकार देंगे। ठीक है, देवेंद्र शर्मा की फर्स्ट मेरिट रही है, उन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया एक बार उनसे सुनना चाहेंगे? चलो मेहनत नहीं की लेकिन बताया देता हूँ कि थोड़ी बहुत की होगी। मतलब मेरा तो ऐसा रहा कि शुरू में तो कौन पढ़ता है, मैंने भी नहीं चुना है जो बुलाया फिर ऐसे कम रफ्तों में टेस्ट चले तो टेस्ट में भी नंबर कमाए शुरू में, और उस टाइम पे मतलब नींद भी बहुत ज़्यादा तो फिर उस टाइम पे मतलब सिलेबस भी गड़बड़ा गया, सब हो गया। फिर उसके बाद जैसे मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म हुई उसके बाद डीकेसर की रेगुलर क्लासें लगी, और उस टाइम पे हमारे मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए। तो उस चक्कर में हमारे भी मतलब लौट पढ़ा तो हमने भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ा, और उस टेस्ट के जरिए हमारा भी स्कोर अच्छा रहा। और बात करूँ पेपर की, तो पेपर में तो बस आपको जो अवसद या फिर वो रिक्त स्थान आते हैं उनकी तैयारी करनी है, और तो पूरा पेपर आपके टेस्ट से मिल जाएगा। और भी तो आपको आपके हाथ कहेंगे नहीं, सटा सकते। और आपको बस 2 विषय का जरूर ख्याल रखना है, एक तो हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि उन 3 विषय में तो आपके नंबर कंफर्म है। और हिंदी इंग्लिश में आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा लिखते हो, और जो टीचर आपका कॉपी चेक करता है उसको आप कैसे प्रेरित करते हो। और हिंदी इंग्लिश में जिसके अच्छे नंबर आ गए उसको ऐसा मान लो कि इसके अच्छे परसेंटेज, हिंदी इंग्लिश में जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसको ऐसा लग जाएगा कि उसकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे तो जब मैंने हिंदी इंग्लिश का पेपर दिया था तो मुझे बहुत डर था कि ये मुझे गिराना चाहिए, क्योंकि 10th में मेरे साथ ऐसा हो चुका था। 10th में मेरे 58 नंबर थे इंग्लिश में, तो इसलिए मुझे इस साथ बहुत डर था। मैंने शिवराज सर से इंग्लिश के पेपर के 2 दिन पहले बात भी की थी कि इंग्लिश को कैसे पढ़ करना है, और उन्होंने मुझे अच्छा इंस्ट्रक्शन भी दिया, और मैंने उस हिसाब से उसके दिया। अभी कितने नंबर आपके? 95 नंबर। मिलेगी कि खाना खाया, सोशल मीडिया चलाई, इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाई और सो गए। सफलता के लिए आपको घिसना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता भी आपको मिलेगी। तो मैं सर से निवेदन करूंगा, विनोद जी सर से, क्यों भी अच्छा आदरणीय मंच और डियर स्टूडेंट्स, अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि जीवन में हंसना जरूरी नहीं है, तो मैं उसको बता दूं भैया कि जीवन में इतना भी मत हंसना कि एक जीवनी प्रयास बन जाए। छोटी सी बंदी बोलना चाहूंगा कि सुख दुख सम्मान रखना
सुनना, ये इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ मैं, चेहरे पे मुस्कान रखनी है ऑल टाइम। बताओ, जिंदगी में गम बहुत है इसलिए मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में गम बहुत है इसलिए मुस्कुराते रहिए। देखो, दो चीजें थी, एक उपहास एक परिहास। किसी का उपहास नहीं उड़ाना, किसी की गरीबी का, किसी की बेबसी का, किसी की लाचारी का मजाक नहीं उड़ाना। उपहास नहीं करना, परिहास करना है। एक भाभी अपने देवर के साथ परिहास करती है, एक बड़ा भाई छोटे भाई के साथ परिहास करता है, तो आप परिहास करना है, उपहास नहीं करना। और अभी डिक्के सर, मुझे वसीम बरेलवी की दो पंक्तियां याद आती है कि मुझे गिराने में लगे हो, मैं गिरा तो मुद्दा बनकर खड़ा हो जाऊंगा, चलने दो अभी सफर बाकी है मेरा, मुझे रोका गया तो काफिला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो डिक्के सर का काफिला बनकर चलना है और ये सफर इसी तरह चलता रहेगा। मैं काइंडली आई वांट टू अटेंड यू ऑडियंस। हेलो, बातें गुफ्तगू हो गई आप लोगों की, या मैं थोड़ा रुक जाता हूँ? आप गुफ्तगू की बदस्तूर रखिए, अपनी गुफ्तगू को। गुफ्तगू करना चाहते हो अपने आप से, या फिर थोड़ा शांत रहोगे थोड़ी देर के लिए? चलो, कवि दिनकर जी की 4 पंक्ति से शुरुआत करता हूँ कि दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। सुनना बेटाओ, कि दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, और जिस मिट्टी को लहू पिलाया फूल खिलाएगी ही, अंबर में बन गन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा, और जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। इससे थोड़ा भारत माता की कि देव तुल्य इस धरा के लिए, मैं वीरस की कविता पढ़ता हूँ, 4 पंक्ति सुना देता हूँ कि देव तुल्य इस धरा के लिए वितान बन जाना, वितान कि देव तुल्य इस धरा के लिए वितान बन जाना, दम तोड़ रही श्वासों के लिए प्राण बन जाना, और रावण की लंका लगाने को मैं जामवंत बन जाऊंगा, देश के युवाओं तुम सब हनुमान बन जाना, देश के युवाओं तुम सब हनुमान बन जाना। तो बताओ, एक अभी लेटेस्ट मूवी आई है 12th फेल की, किसने देखी है? बहुत बढ़िया। मनोज शर्मा और सुप्रा की लव स्टोरी है, उसकी शूटिंग मैंने देखी है मुखर्जी नगर के अंदर, बत्रा सिनेमा, मुखर्जी नगर की तंगलिया, वहाँ पर उस मूवी की शूटिंग हुई थी। और जहाँ वो चक्की चलाने वाला सीन है ना, उसके बगल में मेरा दोस्त रहता है परमानंद कॉलोनी में, वो कह रहा था कि रामावतार इसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। बड़ा अच्छा लगता है। दरअसल अनुराग पाठक ने उस उपन्यास को लिखा। उस मूवी को इसलिए मत देखना कि एक 12th फेल IPS बनता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में IPS बनता है, उसका दोस्त IRS बनता है। उस मूवी को इसलिए देखना कि आपको वो जिज्ञासा पैदा करेगी, एक लड़ने का जज्बा पैदा करेगी, कभी ना हार ना मानने का एटीट्यूड पैदा करेगी आपकी जिंदगी के अंदर। उस मनोज शर्मा की कहानी को अपने जहन में बसाना। और अटल बिहारी वाजपेयी की उसमें एक कविता आती है, बेटी सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता आती है, उसमें कौन सी कविता आती है? हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। हाँ सुनो, हार के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों के छोटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहकरात, प्राची में अरुणिम की रेख देख गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन जिसकी। जब आपका सपना टूटेगा ना बेटा, कहते हैं कि सफलता के हजारों माँ बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपके दूर के रिश्तेदार आपको बुआ का लड़का कहेंगे, वो तो मेरे मामा जी का लड़का है, वो विधायक साहब मेरे चाचा जी लगते हैं, मेरे नाना लगते हैं। लेकिन असफलता से अकेले जूझना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष के साथ ही आप खुद होते हो। कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन जिसकी, अंतर को चीर बैठा पलकों पर ठिपकी, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। गीत नए गाते रहना है। जिंदगी में हजारों गम मिलेंगे, हजारों रंजो गम मिलेंगे। क्यों? जिंदगी में गम बहुत है, इसलिए मुस्कुराते रहिए। और बुलाती है मगर और बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, क्योंकि अब बराबर का अधिकार है। तो बेटाओ,
आपको दिनेश सर के साथ मेहनत करनी है और इतनी मेहनत करनी है और किसी के बहकावे में नहीं आना। मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि दिनेश सर जैसा ईमानदार शिक्षक मैं कहता हूँ पूरे बूंदी कोटा टॉप के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इस व्यक्ति का संघर्ष देखा है। जीरो से शुरुआत की है, अपनी बुनियादी जहाँ से उठ के आए हैं उन चीजों को जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी फिसलते नहीं है। तो इनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करना है और अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाना है, ठीक है। तो मेहनत करते रहना है और दिनकर जी की 4 पंक्तियां अपने साथ लेकर जाइए कि सच में विपत्ति जब आती है कायर को ही बतलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आपको कांटों में राह बनानी है, देवेंद्र शर्मा की तरह आपको मेरिट में लेके आनी है। वो कह रहे थे कि मुझे नींद आती थी, दरअसल मेहनत अपनी कीमत मांगती है। कोई भी काम आसान नहीं होता, हर व्यक्ति को सोना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, लेकिन जो त्याग करते हैं वही सफलता के इतिहास रचते हैं, क्योंकि मेहनत प्लस जागृति इज इक्वल टू तपस्या। तो आपको तपस्या करनी है, साधना करनी है, क्योंकि सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है, तभी वो चमकता है, तभी गले का आभूषण बनता है, शीश पर धारा जाता है, मुकुट बनता है। तो आप लोगों को वही मेहनत करनी है। गॉट इट? अगर कोई आप लोगों का किसी भी तरह का जीवन की समस्या से रिलेटेड एनी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, कुछ भी माने आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी तरह का। आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके परिवार को लेकर, कुछ भी। कोई ज्यादा मोबाइल चला रहा हो, छोड़ नहीं पा रहा हो, ज्यादा नींद आ रही हो, कोई भी सवाल हो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी साइंस अकेडमी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद बोलो भारत माता की। देखो भाई साहब ने कहा कि आपके गुरुजी ने जैसा कहा वैसा आप मान लीजिए। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई। पिछले साल मैं प्रैक्टिकल करवा रहा था ओमन गांव में, तो एक घटना ऐसी हुई कि वहाँ प्रैक्टिकल में रीडिंग कुछ अलग आ रही थी, एग्जामिनर कुछ अलग रीडिंग बता रहे थे, और मैंने सर से बात करी। सर ने कहा रीडिंग नहीं आनी चाहिए। मैंने एग्जामिनर से कहा डीके सर ने कहा है रीडिंग यही आएगी, तो यही आएगी, और वो अड़े रहे। फिर मैंने चलते प्रैक्टिकल में सर से बात करवा दी, फिर उनको मानना भी पड़ा कि रीडिंग यही आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए डीके सर ने कहा है ये करना है तो करना है। और बच्चों मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ही त्याग आपको करना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में रखिए कि जितना बड़ा आपका लक्ष्य है त्याग भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा। आपको नींद कम निकालनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी समस्याएं आपके साथ आएगी, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना कि जब तक सफल ना हो जाए, जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों को मैदान पर छोड़कर मत भागो तुम। ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी चलो सर, ये बच्चे बोले कि न्यूट्रिशन में कब तक होगा सर? बच्चों की संख्या 1500 होने वाली है और जल्दी व्यक्ति समय आ भी जाएगा। और कुछ सर उनका बैच अलग होगा। पहले सब चल रहे थे एक साथ, ये सिस्टम अलग अलग था, तो टीचर भी अलग होंगे, जो अलग अलग होंगे तुम्हें बता दिए जाएंगे। उस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जो मैंने आपको जानकारी दी, आप भी कोई आसपास बता दूं मैं, क्योंकि मैंने इनको बहुत करीब से देखा है। इनके एक देवी आती है, उस देवी की वो इतनी पूजा करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, क्योंकि एक पहले एक ब्राजील के एक लेखक हुए, उनकी किताब है द अल्केमिस्ट, कभी वक्त मिले तो जरूर पढ़ना, द अल्केमिस्ट। उसमें वो कहते हैं कि किसी भी चीज को आप थोड़ी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे प्राप्त करवाने में षड्यंत्र रचती है। तो किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात षड्यंत्र रचती है। तो मैं उस देवी के बारे में बात कर रहा था। दिनेश सर उस देवी को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि वो कायनात इनके दिमाग में, इनकी जो वाइब्रेशन होती है, द पावर ऑफ ग्रेविटेशन। आपने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशन एक अपनी लाइफ में अप्लाई होता है। आप जिस चीज के बारे में विजुअलाइज करते हो, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ ग्रेविटेशन। तो दिनेश सर
हमेशा विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में अगर प्राप्त करना है तो खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त अपने नस नस के अंदर, अपने दिमाग में, जहन में उसी चीज के बारे में सोचो। तो दिनेश सर उन्हीं किताबों के बारे में, उन्हीं प्रश्नों के बारे में सोचते रहते हैं। उस देवी का नाम है किताब, पुस्तक, वो इनके दिमाग में आती है। इनको इतना अनुभव और तजुर्बा हो चुका है कि इनकी वाइब्रेशन मैच करती है, ये सवाल पक्का आएगा और वो आता है। आप मेहनत करके देख लेना जिंदगी में, मैं कह रहा हूँ गारंटी से लिख के ले लो। अगर आपको लगने लग जाएंगे मैं कर सकता हूँ तो आप करोगे। तो दिनेश सर की देवी का नाम क्या है? किताब। तो वो देवी आपके शरीर में भी आ सकती है। या भैरू जी महाराज, खेम जी महाराज, जन्म जी महाराज, कौन से मारे जाते हैं आपके? देवी को बता दीजिए, किताब देवी ये बता रहे हैं, बता रहे जो देवी का नाम बता दूं मैं, इष्ट देवी वो सरस्वती देवी है। आपको बच्चों पढ़ने में लीन रहो, ये सांप आपको पढ़ाने में तल्लीन रहेंगे। मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना।